नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। साथियों, हम पढ़ रहे हैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर हमने पहले पढ़ लिए हैं, आज ये चौथा लेक्चर है। साथियों ध्यान से पढ़िएगा, हर चीज़ का कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होता है। ये जो बेसिक चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इन बेसिक चीज़ों के आधार पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी अगर ये बेसिक चीज़ें पढ़ लिए तो। स्टूडेंट जो है 11वीं पास होकर 12वीं में चला जाता है, डायरेक्ट 12वीं की चीज़ें पढ़ने लगता है, समझ में नहीं आ रही है। रीज़न क्या है? 11वीं अच्छे से नहीं करी। अगर आप 11वीं की जो चीज़ें हैं उनका बेसिक है वो अच्छे से किया हो तो आपको आगे का जो 12वीं का है वो अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा मानना है। तो कुछ बेसिक बातें डिस्कस करते हैं ताकि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए। ओके, चलिए। तो इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था मेथेन की स्ट्रक्चर। मेथेन की स्ट्रक्चर इसके बारे में पढ़ लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। जो मेथेन में ये जो 4 बंद होते हैं, ये 2 बंद तो प्लेन में होते हैं, एक बंद प्लेन के पीछे होता है, एक बंद प्लेन के आगे होता है। ये सारी चर्चा हमने कर ली थी। अब पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। बेसिक चीज़ें हैं, कई जगह नाम आएगा कि भैया किसको एलिफेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड किसको कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं। चलिए, तो कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, कार्बनिक यौगिकों की वर्तमान बड़ी संख्या और बढ़ती हुई संख्या के कारण इन्हें संरचनाओं के आधार पर वर्गीकृत करना आवश्यक हो गया। हर साल कई नए ऑर्गेनिक कंपाउंड रिसर्च कर लिए जाते हैं, इसलिए इनको क्लासीफाई करना आवश्यक हो गया कि इस टाइप के कंपाउंड को इसी श्रेणी में रखा गया है। कार्बनिक यौगिकों को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। कार्बनिक यौगिक को एक तो अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक, जो साइक्लिक कंपाउंड नहीं है उनको अचक्रीय यौगिक अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक कहेंगे। चक्रीय या बंद श्रृंखला या वलय यौगिक। अब वापस चक्रीय में वापस 2 प्रकार के होते हैं। चक्रीय यौगिकों में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है चक्रीय यौगिकों में 2 प्रकार के होते हैं, नोट कीजिए। वलय, वलय मतलब रिंग, वलय मतलब क्या होता है? रिंग, साइकिल के रूप में। तो जो वलय यौगिक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एलिसाइक्लिक यौगिक और एक होते हैं एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिकों में भी वापस टाइप्स आ गए, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय जैसे ये कार्बन 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 ये हैं, तो ये समचक्रीय हो गया। अगर कार्बन कार्बन के अलावा अगर कोई दूसरा एटम आपने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? विषम चक्रीय यौगिक हो गया। कौन सा हो गया? विषम चक्रीय। समझ में आया? समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय कार्बोसाइक्लिक यौगिक भी कह सकते हैं और विषम चक्रीय अनएरोमेटिक यौगिक है। इसमें विषम चक्रीय में अनएरोमेटिक यौगिक। फिर वापस एरोमेटिक कंपाउंड आ गए। एरोमेटिक कंपाउंड में वापस 3 टाइप हैं, एक तो बेंजोनाइट, नॉन बेंजोनाइट और विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। बेंजोनाइट यौगिक, अबेंजोनाइट यौगिक और विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। ये है कार्बनिक यौगिकों का क्लासिफिकेशन। बात करते हैं आगे। सबसे पहले अचक्रीय या विवृत श्रृंखला यौगिक। तो अचक्रीय या विवृत श्रृंखला यौगिकों को क्या कहते हैं? एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं। तो अगर आपसे कहीं कोई पूछे कि भैया एलिफेटिक यौगिकों का एग्जाम्पल दीजिए, तो ढेर सारे एलिफेटिक यौगिकों के एग्जाम्पल हैं। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, कीटोन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। जो भी एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, फार्मेल्डिहाइड है, जो भी कंपाउंड दिखे जिनमें साइकिल नहीं है, जिनमें चक्र नहीं है, जो श्रृंखला के रूप में है और जिनमें कार्बन प्रेजेंट है, उन यौगिकों को अपन कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो वो सभी यौगिक क्या कहलाएंगे? अचक्रीय या विवृत श्रृंखला यौगिक या एलिफेटिक यौगिक। समझ में आ गया बेटा? तो ढेर सारे कंपाउंड हैं। इन यौगिकों को, अचक्रीय यौगिकों को एलिफेटिक या वसीय यौगिक भी कहा जाता है, जिनमें सीधा या शाखी श्रृंखला यौगिक होते हैं। या तो फिर सीधा होता है, जैसे ये एथेन का एग्जाम्पल दे रखा है, CH3, या फिर क्या है? शाखा भी हो सकती है, जैसे ये CH3 क्या है? शाखा के रूप में आ गया, ब्रांच के रूप में। आइसोब्यूटेन कहते हैं, इसका IUPAC नाम 2-मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 2-मेथिल प्रोपेन। और है क्या एक तरह से, इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? इनको क्या कहा गया है? एलिफेटिक यौगिक या अचक्रीय यौगिक या विवृत श्रृंखला यौगिक, ये कहा गया है। चलिए, ये क्या है? एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड दे रखा है, ये भी एलिफेटिक यौगिक में आ रहा है। ये एसिटिक अम्ल दे रखा है, एसिटिक अम्ल को भी इसी के अंतर्गत मानेंगे, एलिफेटिक यौगिकों के अंतर्गत। अगर मैं लिखूँ CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल लिखा है, ये भी एलिफेटिक यौगिक। ये एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, ये भी एक एलिफेटिक यौगिक।
तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक से चल रहे हैं। अब बात करते चक्रीय यौगिक। कौन से? अपनों ने अचक्रीय यौगिक देखे थे, अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला अथवा एलिफेटिक यौगिक। तो जो भी कंपाउंड आपको दिखे, अब आप परेशान मत होना, जिनमें साइकिल नहीं, जो चक्र में नहीं है, जो श्रृंखला में है या ब्रांच के रूप में है, ठीक है, उन यौगिकों को क्या कहेंगे? एलिफेटिक यौगिक। क्या कहेंगे? एलिफेटिक यौगिक। इसमें चक्रीय यौगिक में अलग अलग प्रकार से, एक तो एलिसाइक्लिक यौगिक और एक है एरोमेटिक यौगिक। कौन से? एक तो एलिसाइक्लिक यौगिक और एक है एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिकों में वापस एक तो समचक्रीय और विषम चक्रीय। ये जो है ये वाले तीनों एग्जाम्पल आपके लिए किसके? समचक्रीय के लिए। बाकी जो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं बेटा जी, ये वाला एग्जाम्पल, ये किसका है? विषम चक्रीय का। इसका मतलब है जैसे साइक्लोप्रोपेन है तो इसमें CH2, थोड़ा सा बड़ा मोटा कर देते हैं इसको, CH2, ये CH2 और ये CH2। एक्चुअल में आपको इतनी तो जानकारी होगी कि कार्बन और ये कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं और हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि इस चक्र में क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे इसको? साइक्लोप्रोपेन कहेंगे। इसको आप ऐसे बनाओ तो भी दिक्कत नहीं है, या ऐसे बताओ तो भी दिक्कत नहीं है, अपना ही राज चल रहा है। ऐसे ही हर जगह यहाँ पर CH2 मौजूद है, CH2 हर जगह CH2 मौजूद है, हर कोने पर, समझना, हर कोने पर CH2 मौजूद है। इसको क्या कहेंगे अपन? साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया कार्बन के बीच में, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन हो गया। लेकिन क्या है, इनमें कार्बन जुड़े हुए हैं। इस साइकिल में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो इनको क्या कहेंगे? समचक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक। अब इस साइकिल में जैसे ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन और फिर ये कार्बन, और बीच में आपने जोड़ दिया ऑक्सीजन, रिंग में कोई दूसरा आइटम आ गया, क्या कहेंगे उसको? विषम चक्रीय यौगिक। मेरी बात आप समझे होंगे। क्या कहेंगे उसको? विषम चक्रीय यौगिक। तो एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक चक्रीय है ना, क्या कहेंगे इनको? एलिफेटिक चक्रीय यौगिकों में कार्बन परमाणु जुड़कर एक समचक्रीय होमोसाइक्लिक वलय बनाते हैं। समचक्रीय मतलब होमोसाइक्लिक। कभी कभी वलय में कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणु जुड़कर विषम चक्रीय वलय बनाते हैं, जैसे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इस प्रकार के यौगिक का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करें अपन एरोमेटिक यौगिक की। एरोमेटिक यौगिकों में जैसे ये आ जाता बेंजीन रिंग, C6H6, ये है एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसके लिए शर्त क्या क्या? एरोमेटिक यौगिक के लिए, एरोमेटिक यौगिक के लिए कुछ शर्तें होती हैं कि जो कंपाउंड है उसमें सभी कार्बन क्या होने चाहिए? समतल में। कार्बन कहाँ पर होने चाहिए? कार्बन समतल में होने चाहिए, समतल में हो मतलब प्लेन में हो, है ना, एक प्लेन में हो। दूसरी शर्त क्या है? इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ बेंजीन के लिए n बराबर क्या मानेंगे? 1, तो 4 × 1 धन 2, तो 4 × 1 4, 4 और 2 कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन के अंदर 2, 2, 4, 6, इसके अंदर बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, मतलब ये एरोमेटिक है। तीसरी शर्त क्या है इसमें? तीसरी शर्त ये है कि डीलोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड होने चाहिए, है ना, डीलोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड, डीलोकेलाइज्ड पाई बॉन्ड इसके अंतर्गत होने चाहिए। ये शर्तें प्रमुख हैं एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, विशेष प्रकार के यौगिक हैं। देखिए, एरोमेटिक यौगिक एक विशेष प्रकार के यौगिक है जिनके विषय में आप पुरानी इकाई में जो भी देखा होगा। तो एरोमेटिक यौगिक कौन कौन से? बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स, है ना, किसको कहते हैं? बेंजीन तथा अन्य संबंधित चक्रीय यौगिक बेंजीनाइड सम्मिलित है।
एलिसाइक्लिक यौगिकों के समान एरोमेटिक यौगिकों की वलय में विषम परमाणु हो सकते हैं। इनमें भी विषम परमाणु हो सकते हैं, जैसे ये है, इसमें नाइट्रोजन विषम परमाणु है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम में मौजूद है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एरोमेटिक यौगिक है ना। क्या है, एरोमेटिक, विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। और ये जो है ये सभी क्या है, समचक्रीय एरोमेटिक यौगिक, क्योंकि इस चक्र में कार्बन कार्बन ही मौजूद है। ऐसे यौगिकों में विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है ना। एलिसाइक्लिक यौगिकों के समान एरोमेटिक यौगिकों की वलय में विषम परमाणु हो सकते हैं। ऐसे यौगिकों को विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। इन यौगिकों के एग्जाम्पल बेंजेनाइड एरोमेटिक यौगिक दे रखा है। एक तो क्या दे रखा है, बेंजेनाइड एरोमेटिक यौगिक, बेंजीन है भाई, एनिलीन है, नेफ्थेलिन है। अबेंजोनाइड, ये अबेंजोनाइड यौगिक हैं, ठीक है, जिनमें बेंजीन के डेरिवेटिव नहीं है, वो अबेंजोनाइड हो गया। जैसे ट्रोपोन, ये ट्रोपोन, ये अबेंजोनाइड यौगिक हो गया। फिर विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक हो गए, फ्यूरेन, थायोपिन, पिरिडीन, इनको कहते हैं विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? बहुत अच्छे बच्चे हैं, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये है, चल रहा अपना, क्या चल रहा है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हो। अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ लो, क्रियात्मक समूह या कार्यात्मक समूह क्या होता है। तो पहले बता भी चुका हूँ, किसी रासायनिक यौगिक के समस्त गुण किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्रियात्मक समूह के ऊपर। CH3 CHO, CH3 COOH, ठीक है, CH3 CO CH3। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये OH क्रियात्मक समूह, यहाँ पर CHO, यहाँ पर COOH, यहाँ पर CO फंक्शनल ग्रुप, क्या कहेंगे इनको, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो किसी कार्बनिक यौगिक की कार्बन श्रृंखला से जुड़ा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों में अभिलक्षणिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्सिल समूह OH, एल्डिहाइड समूह के लिए CHO और कार्बोक्सिलिक समूह के लिए COOH, ये क्या होते हैं, इनको क्या कहते हैं भैया, क्रियात्मक समूह कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको, क्रियात्मक समूह कहते हैं, समझदार बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़े। सजातीय श्रेणियां क्या होती हैं, ठीक है, क्या है, सजातीय श्रेणियां किसे कहते हैं, बता देते हैं। सजातीय श्रेणियां सरल भाषा में बता देते हैं, सरल भाषा में। चलिए अब देखिए, सजातीय श्रेणी मतलब एक ही जात के, मेरी बात सुनना, जैसे CH3OH, CH3CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2 CH2OH। मेरी बात ध्यान से सुनना आप, इनमें सब में सिमिलर चीज़ क्या दिख रही है आपको, अणा में सभी में सिमिलर चीज़ क्या दिख रही है, OH, मतलब इनकी जात क्या है, OH कौन सी जात के, ये एल्कोहल जात के हैं, एल्कोहल में होता है OH फंक्शनल ग्रुप, बाकी सभी में एल्किल ग्रुप क्या है, अलग अलग है, एल्किल ग्रुप सभी का अलग अलग है, ठीक है। तो जब फंक्शनल ग्रुप आपको सेम दिख जाए तो ये सभी क्या है, एक ही श्रेणी के सदस्य हैं, सजातीय श्रेणी के सदस्य कहते हैं। ऐसे ही यदि मैं लिखूं कि CH3 CHO, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO, इनमें आपको क्या दिख रहा है, इनमें आपको दिख रहा है कि ये जो है, ये इसमें भी CHO है, इसमें भी CHO है, इसमें भी, ये तीनों क्या है, सजातीय श्रेणी के आ गए। तो कार्बनिक यौगिकों के समूह अथवा ऐसी श्रेणी जिसमें एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो, क्या हो, एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह हो, सजातीय श्रेणी बनाते हैं। इसके सदस्यों को सजात कहते हैं, ये सभी एक ही जात के हैं, सजात हैं, होमोजीनस हैं, सजात कहते हैं। सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, किसके द्वारा, एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इनके क्रमागत सदस्यों के अनुसूत्रों के मध्य CH2 इकाई का अंतर होता है, किसका अंतर होता है, CH2 इकाई का अंतर। देखिए नजरे रुक नहीं, CH2 इकाई को अंतर,
मेरी बात सुनना, इसके और इसके बीच में एक CH2 का अंतर है, इसके और इसके क्या बीच में क्या एक CH2 का अंतर है, इसके और इसके बीच में क्या है एक CH2 का अंतर। तो जैसे जैसे नीचे चल रहे वैसे वैसे क्या है एक CH2 बढ़ गया, एक एक CH2 क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसके और इसके बीच में एक CH2 का अंतर, इसके और इसके बीच में एक CH2 का अंतर, बस सामान्य से तो बात है। मेरी बात आप समझे? चलिए यहाँ तक क्लियर है बेटा? और कोई डाउट? कार्बनिक यौगिकों की कई सहजातीय श्रेणियाँ होती हैं। कार्बनिक यौगिकों की कई सहजातीय श्रेणियाँ हैं। इनमें से कुछ एल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल हैलाइड, एल्केनॉल, एल्केनेल, एल्केनॉल, एल्केनोइक अम्ल, एमीन इत्यादि। जैसे एल्केन की सहजातीय श्रेणी की बात करें तो ये है CH4, CH3, 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 CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH2 और ये चलो ये CH3 कर देते हैं, ये CH3, CH2, CH2, CH2 और ये CH3। मेरी बात समझना, आप जो है फर्स्ट वाले को क्या कहोगे यहाँ पर? मेरी बात सुनो, फर्स्ट वाले का क्या नाम है? फर्स्ट वाले का नाम है मेथेन। क्या नाम है फर्स्ट वाले का? मेथेन। दूसरे वाले का क्या नाम है? एथेन। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सभी क्या है एक ही जाति के सदस्य हैं। इसी प्रकार से एल्कीन में, एल्काइन में, एल्किल हैलाइड में सहजाति होते हैं। चलिए, यह भी संभव है कि किसी यौगिक में दो या अधिक समान अथवा भिन्न क्रियात्मक समूह हो तो उन्हें क्या कहते हैं? बहुक्रियात्मक यौगिक कहते हैं। अगर कोई कंपाउंड है उनमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तो उन्हें क्या कहते हैं? उनमें क्या होता है? बहुक्रियात्मक समूह। जैसे कि ये लिखा मैंने CH3, CHOH, CH2, COOH। इनमें क्या है? दो फंक्शनल ग्रुप हो गए। क्या हो गए? एक तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया और एक ये फंक्शनल ग्रुप होगा। तो यह भी संभव है कि किसी यौगिक में दो से अधिक समान अथवा भिन्न प्रकार्यात्मक क्रियात्मक समूह हो तो उन्हें क्या कहते हैं? बहुक्रियात्मक यौगिक प्रदान करते हैं, उनको बहुक्रियात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे ये CH3, यहाँ पे लिखा CH, यहाँ पे लिखा Cl, यहाँ पे लिखा CH, यहाँ पे लिखा OH, यहाँ पे लिखा COOH। तो बेटा यहाँ पर तीन फंक्शनल ग्रुप हो गए। कितने हो गए? तीन फंक्शनल ग्रुप हो गए। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तीन फंक्शनल ग्रुप हो गए। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, बेसिक चीज़ों में आपको ये भी पढ़ना है। मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो कार्बनिक यौगिकों की नामकरण की पद्धति होती है, कौन सी होती है? IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक है। इस सुव्यवस्थित नामांकन प्रणाली में यौगिकों के नाम को उसकी संरचना से सहसंबंधित किया जाता है, जिससे पढ़ने या सुनने वाला व्यक्ति यौगिक के नाम के आधार पर उसकी संरचना उत्पन्न कर सके, नियमों के आधार पर, IUPAC नामकरण के नियमों के आधार पर। ये चीज़ें आपको पढ़ रखी होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बेसिक बता रहा हूँ। ये चीज़ें आप पढ़ लेना अच्छे से, तभी आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ठीक है। कुछ कार्बनिक यौगिकों के सामान्य नाम, जैसे CH4 को मेथेन कहते हैं, इसको N-ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगी। बेसिक जानकारी आप ले लेना, फार्मूले सारे आप याद कर लेना। IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण के पूरे मैंने 6-7 वीडियो बना रखी है, उसमें सभी कुछ बता रखा है। आप सर्च कर लेना IUPAC नामकरण के मेरे वीडियो। अब IUPAC नामकरण के बारे में थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक को सुव्यवस्थित नाम देने के लिए मूल हाइड्रोकार्बन तथा उससे जुड़े क्रियात्मक समूहों की पहचान करनी होती है। मूल हाइड्रोकार्बन तथा उससे जुड़े क्रियात्मक समूहों की पहचान करनी होती है। नीचे दिए गए उदाहरण को देखिए। जनक हाइड्रोकार्बन के नाम में उपयुक्त पूर्वलग्न, अंतरलग्न तथा अनुलग्न को संयुक्त करके वास्तविक यौगिक का नाम प्राप्त किया जा सकता है। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कार्बन कार्बन एकल बंध आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
ऐसे यौगिकों को सहजातीय श्रेणी में के सुव्यवस्थित IUPAC नाम को एल्केन भी कहते हैं। इनका पूर्व नाम पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन को बेटा पैराफिन भी कहते हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनको एल्केन भी कहते हैं। और एक और क्या है, पैराफिन भी कहते हैं। लेटिन है ना, लिटिल एफिनिटी अर्थात कम क्रियाशील था, है ना, इनका नाम ये क्या है, एल्केन कम क्रियाशील। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विआबंध या त्रिआबंध होता है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखो ये कोई कंपाउंड दे रखा है, इस टाइप के आपने नाम देखी होंगे, ठीक है। इसमें ये जो येलो जो दे रही है ये जनक श्रृंखला है, मेन श्रृंखला, ठीक है। इसमें एक क्रियात्मक समूह ये भी दे रखा है और एक क्रियात्मक समूह ये भी दे रखा है। तो क्रियात्मक समूह का भी क्रम निर्धारित होगा कि कौन से क्रियात्मक समूह इस जनक श्रृंखला के पहले लिखे जाएंगे और कौन से क्रियात्मक समूह बाद में लिखे जाएंगे, कौन सा सफिक्स के रूप में लिखा जाएगा और कौन सा परफिक्स के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है एक तो ये शाखा है, ब्रांच है, ये ब्रांच के रूप में मेथिल है और ये ब्रोमो है, Br ब्रोमो, ये क्रियात्मक समूह, ये क्रियात्मक समूह क्या है, OH है। इस तरीके से किसी भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको क्लासिफाई किया जाता है कि अलग अलग क्रियात्मक समूह की पहचान करना, ब्रांच की पहचान करना, जनक श्रृंखला कौन सी है, कौन सा क्रियात्मक समूह क्या है, ठीक है। सीधी श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन मेथेन और ब्यूटेन के अतिरिक्त शेष यौगिकों के नाम सीधी श्रृंखला संरचना पर आधारित हैं, जिनके पूर्व लग्न में N तथा इससे पूर्व श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से संगित किया जाता है। कुछ संतृप्त सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन के IUPAC नामकरण दे रखे होंगे टेबल में, जैसे कि ये इनके कुछ IUPAC नाम दे रखे हैं। देखिए CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन, C2H6 को एथेन, प्रोपेन, C4H10 को ब्यूटेन कहते हैं, पेंटेन कहते हैं, ये IUPAC नाम लिखे हुए हैं। हेक्सेन कहते हैं इसको हेप्टेन कहते हैं, इसको ऑक्टेन कहते हैं, इसको नोनेन कहते हैं, इसको डेकेन कहते हैं, आइकोसेन कहते हैं, ट्राइकोनटेंट कहते हैं, C20H14 42 को, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ ये कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनके IUPAC नाम है ये। कुछ शाखी श्रृंखला बात कर ली, ये शाखी श्रृंखला वगैरह हर तरह के मैंने IUPAC नामकरण सिखा रखे हैं। मल्टी फंक्शनल ग्रुप, सिंगल फंक्शनल ग्रुप, इनकी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड की जाती हैं, वो सारी IUPAC नामकरण की मैंने अलग से लेक्चर बना रखे हैं। चलिए शाखी श्रृंखला, ये शाखी श्रृंखला है, ठीक है। शाखी श्रृंखला में से युक्त यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की छोटी श्रृंखलाएं जनक के श्रृंखला एक या कई कार्बनों के साथ जुड़ी रहती हैं। ये छोटी कार्बन कार्बन शाखाएं एल्किल समूह कहलाती है। इसका नामकरण करेंगे तो 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। इसका नामकरण 1 2 3 4 5, इसका नामकरण करेंगे तो 2 एथिल 4 मेथिल पेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नामकरण इसमें ऐसे होगा, सॉरी इसमें लंबी से लंबी श्रृंखला चॉइस करेंगे तो लंबी से लंबी श्रृंखला चॉइस करेंगे तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 और 6, ये लंबी श्रृंखला चॉइस ऐसे करनी है, लंबी से लंबी। तो बाकी ब्रांच में क्या क्या आ गया, एक तो ब्रांच के रूप में ये चीज़ आ गई और एक ब्रांच के रूप में ये आ गया। तो कहाँ कहाँ पर मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 और 4 पोजीशन पर इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाईमेथिल हेक्सेन। 2,4 डाईमेथिल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा, 2,4 डाईमेथिल हेक्सेन इसका IUPAC नाम होगा इस कंपाउंड का। ऐसे यौगिकों का नामकरण करेंगे तो एल्किल समूह को क्या है, पूर्व लग्न मतलब पहले लिखेंगे प्रफिक्स के रूप में जनक एल्केन के नाम के साथ संयुक्त कर देते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने पर जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहता है, समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा आपने CH3 CH2 CH2 और ये CH3। तो अगर यहाँ पर आपको कोई शाखा जोड़नी है, जैसे यहाँ पर आपको CH3 जोड़ना है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्योंकि इस C से एक हाइड्रोजन तो ऐसे जुड़ा हुआ और एक हाइड्रोजन, तो ये वाला हाइड्रोजन अपनों ने निकाल लिया और उसकी जगह क्या लग गया, CH3 लग गया। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने से एल्किल समूह प्राप्त होता है। इस प्रकार CH4 से CH3 प्राप्त होता है
है ना। एक और चीज़ है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जैसे ये CH4 और ये C2H6, इनमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दो तो अपने को एल्किल ग्रुप मिलेगा, CH3 मिल जाएगा। CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल। मेथिल क्या है, एक एल्किल ग्रुप है। इसी प्रकार से इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, अपनों को प्राप्त होगा C2H5। C2H5 क्या है, एथिल। एथिल को क्या कहते हैं, एल्किल। ठीक है, तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन जब आप निकाल लेते हो तो आपको क्या मिलता है, एल्किल मिलता है। क्या मिलता है बेटा, एल्किल मिलता है, ध्यान रखना। जैसे CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, मेथिल बना। एल्किल समूह का नाम क्या था, एल्किल समूह, ये जो है उल्टा उल्टा लिख दिया कि इन्होंने, चलिए CH3 को मेथिल कहते हैं, C2CH3 को एथिल, ये प्रोपिल, ये ब्यूटिल, और ये CH4 को क्या कहते हैं, CH4 को कहते हैं मेथेन। C2H6 को क्या कहते हैं, एथेन। C3H8 को क्या कहते हैं, प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पर इस टेबल में मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है एल्किल समूह के नाम है। एल्किल समूह के नाम कौन से, ये वाले। और एल्केन के नाम कौन से, ये वाले एल्केन के नाम है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनको क्या कहते हैं, एल्केन कहेंगे। मेरी बात समझे आप। और एल्केन कौन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। एल्किल समूह क्या है, ये वाले एल्किल समूह है। मेरी बात समझे आप। चलिए, ये थोड़ा टेबल में मिस्टेक है तो सुधार लेना। ये CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C10H22 डेकेन है। अब इनमें से एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बना। ठीक है, CH4 में से एक हाइड्रोजन कम हो गया, मेथिल बना। C2H6 में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, एथिल बना। इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, प्रोपिल बना। ये चीज़ें हैं, तो रिवाइज ज़रूर कीजिएगा आप अपने जो हैं इससे किताबें वगैरह पढ़ो, 11वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, तभी आपको जो है आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आती जाएगी। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए, कुछ क्रियात्मक समूह तथा कार्बनिक यौगिक। अब इनमें जो है क्रियात्मक समूह दे रखे हैं। एल्केन में IUPAC नामकरण में एन लगाते हैं लास्ट में, एल्किन में इन लगाते हैं, एल्काइन में आइन लगाते हैं, हेलाइड में हेलो लगाते हैं। जब पूर्व IUPAC समूह में पूर्व लग्न के रूप में लिखना है तो उसको हेलाइड क्या लगाते हैं बेटा, हेलो। और जब उसको अनुलग्न के रूप में लिखते हैं तो इल हेलाइड लिखते हैं। OH को मालूम होगा IUPAC नामकरण किए थे, जब इसको पूर्व लग्न, है ना, पूर्व लग्न के रूप में कहेंगे तो हाइड्रोक्सी कहेंगे, और अनुलग्न के रूप में कहेंगे तो ऑल कहेंगे। अनुलग्न मतलब सफिक्स, अनुलग्न मतलब क्या होता है, सफिक्स मतलब पीछे, और पूर्व लग्न मतलब पहले, है ना, प्रीफिक्स के रूप में। चलिए, CO को ऑक्सो के रूप में कहेंगे, CHO को फार्मिल या ऑक्सो कहेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। साइनो के रूप में अगर प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे तो साइनो, सफिक्स के रूप में लिखेंगे तो नाइट्राइल। ईथर को एल्कोक्सी लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल को कार्बोक्सी लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल लिखेंगे। कार्बोक्सिलेट आयन को O8 लिखेंगे, एस्टर को एल्कोक्सी कार्बोनिल या O8 लिखेंगे, एसिल हेलाइड को टेलोकार्बोनिल और आइल हेलाइड लिखेंगे, सफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो एमिन को प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो एमिनो और एमाइन लिखेंगे सफिक्स के फॉर्म में। एमाइड को कार्बाइल लिखेंगे, प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे तो, और सफिक्स के रूप में लिखा जाएगा तो एमाइड लिखा जाएगा। नाइट्रो यौगिक को नाइट्रो लिखेंगे, सल्फोनिक अम्ल को सल्फो प्रीफिक्स के रूप में और सफिक्स के रूप में सल्फोनिक अम्ल। ध्यान रखना, प्रीफिक्स सफिक्स कब किया जाता है, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनकी प्रायोरिटी डिसाइड होती है। क्या होती है, प्राथमिकता का क्रम डिसाइड होता है। जो प्राथमिकता के क्रम में पहले आ रहा है, जिसको प्रायोरिटी देंगे, उसको किसके रूप में लिखेंगे, सफिक्स के रूप में। जैसे कि अभी आ जाएगा, आपको बता देते हैं, ये क्रम दे रखा है प्रायोरिटी का, प्राथमिकता का चयन। अब किसी में जैसे कि COOH आ रहा है ना, COOH ग्रुप भी है, COOH, और ये CH2, और ये CH, और ये CH3, और ये OH। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो बेटा COOH है और एक OH है। तो यहाँ पर जो अपनों ने ये डिसाइड किया था कि OH को किस फॉर्म में बोले, कहाँ पे रहा OH, OH को OH
OH। OH को अपन हाइड्रोक्सी के फॉर्म में बोले अपन या फिर ऑल के रूप में, तो वहाँ पर प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा, COOH है। तो इसको ऑल के फॉर्म में नहीं बोलेंगे, OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी के फॉर्म में बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, हाइड्रोक्सी के फॉर्म में। तो हाइड्रोक्सी के फॉर्म में अगर बोलेंगे तो इसका जो नाम हो जाएगा 1 2 3 4 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड इसका नाम, या ब्यूटेनोइक एसिड कहो तो भी दिक्कत नहीं है। तो ये क्रम निर्धारित कर रखा है, ये IUPAC नामकरण में ये चीज़ें सीखने को मिलेगी। CaOH सबसे प्रायोरिटी, फिर SO3H, फिर COOR, फिर COCl, फिर CONH2, फिर CN, फिर ये CHO, फिर CO, फिर OH, फिर NH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। इस टाइप से इनको प्रायोरिटी डिसाइड की गई है। मेरी बात आप समझना, ये सारी चीज़ें पढ़ना। बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिकों में उनमें से एक क्रियात्मक समूह को मुख्य क्रियात्मक समूह मान लिया जाता है। उस आधार पर जिसको मुख्य क्रियात्मक समूह मान रहे उसको सफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इस आधार पर यौगिकों का नाम दिया जाता है। उचित पूर्व लग्नों का उपयोग करके बचे हुए क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी के रूप में नाम दिया जाता है। मतलब एक को मुख्य क्रियात्मक समूह अपनों ने इसको मान लिया COOH को, तो इसको किसके रूप में लिख रहे हैं, प्रतिस्थापी के रूप में लिख रहे हैं। तो उसको डिसाइड करने के लिए ये वाली चीज़ याद रखना पड़ेगी कि किसको मुख्य क्रियात्मक समूह, अगर आपके सामने ये और ये दोनों क्रियात्मक समूह है श्रृंखला में, तो इसको मुख्य मान लेना, इसको प्रतिस्थापी के रूप में मान लेना। मेरी बात सुनना, अगर ये ग्रुप और ये ग्रुप मौजूद है आपके सामने, एक तो CO ग्रुप मौजूद है और एक COOH ग्रुप मौजूद है, तो आपको इसको मुख्य क्रियात्मक समूह मान लेना और इसको प्रतिस्थापी के रूप में मान लेना। यहाँ पर अपनों ने एक तो ये था, एक तो अपना अभी क्या था, एक तो OH था, एक तो ये OH था और एक COOH है इसमें, तो इसको क्या मान लिया अपनों ने, इसको मान लिया मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह, मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप मान लिया, और इसको क्या मान लिया, प्रतिस्थापी के रूप में मान लिया। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा अपने को इस आधार पर कि किसको मुख्य क्रियात्मक समूह माने और किसको प्रतिस्थापी माने, ठीक है। चलिए, अणुसूत्र C6 से H14 वाले एल्केन के विभिन्न श्रृंखला समावियों की संरचना तथा IUPAC से नाम लिखिए। अब C6H14 इस अणुसूत्र के इतने सारे समावयवी हैं, इतनी तरह से इसके समावयवी प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इन सभी में आप देखेंगे तो आपको कितने मिलेंगे, कार्बन 6 मिलेंगे और हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, 14। तो अलग अलग तरह से कंपाउंड अपने को मिल रहे हैं। N-हेक्सेन, 2-मेथिल पेंटेन, 3-मेथिल पेंटेन, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, ये मिल रहा है। तो अणुसूत्र C6H14 वाले एल्केन के विभिन्न श्रृंखला समावयवियों की संरचना तथा IUPAC से नाम, तो इसका नाम तो हो गया N-हेक्सेन। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 2-मेथिल पेंटेन नाम हो गया इसका। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 3-मेथिल पेंटेन हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम। तो देखो C6H14 से इतने तरह के जो है इसके समावयवी मिल रहे, कितने समावयवी मिल रहे हैं, 5 समावयवी अलग अलग प्रकार से, ठीक है। समावयवी किनको कहते हैं, जिनके अणुसूत्र समान हो, संरचना अलग अलग मिल रही है अपने को, अलग अलग संरचना मिल रही है, अलग अलग तरह से जुड़ रहे हैं, तो अलग अलग कंपाउंड्स बन गया अपना, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। बढ़े आगे, चलिए बेसिक बातें। कुछ कंपाउंड ये दे रखे हैं, कोई कंपाउंड दे रखा है, उनके संगत एल्कोहल और संगत एल्कोहल का नाम दे रखा है। ठीक है, ये कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पर आप OH जोड़ दो, पेंटेन 1 ऑल हो जाएगा इसका नाम। यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसको पेंटेन 2 ऑल कहेंगे। इस जगह जगह छोड़ दी दे रखी है, यहाँ पर अपना OH जैसे जोड़ा कि इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑल हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 3-मेथिल ब्यूटेन 1 पोजीशन पर OH है, 3-मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल नाम हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 2-मेथिल 4 कार्बन है ब्यूटेन 1 ऑल नाम हो जाएगा। इसका नाम होगा 1 2 3 4, 2-मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल इसका नाम हो जाएगा।
इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 1 पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है, 1 ऑल नाम हो जाएगा। तो बेटा ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लेना किताब से ताकि आपके काम आएगी। सारी चीज़ें बेसिक ज़रूर कर लेना। जैसे इसका नाम बताता हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 3 मेथिल 4 कार्बन, इसको ब्यूटेन कहेंगे। 3 मेथिल 4 कार्बन है ब्यूटेन, दूसरी पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है 2 ऑल, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल को नाम देगा। टन चलिए कितने और पेज हैं, बस हो गए क्या? ये तो मैंने करवा दिए थे पहले। चलिए